बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए इस वक्त उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं, जहां उन्होंने साइड लाइन पर उज़्बेकिस्तान के सदर और रूसी सदर समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जानिब से आज कहा गया है कि इंतखाबात में ताख़ीर से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा, हमें दीवार से लगाया गया तो फिर अवाम को एहतजाज की कॉल देंगे। जबकि PTI के रहनुमा शहबाज गिल साहब को आज जेल से रिहा कर दिया गया है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी नाज़रीन सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के इस दौरे शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत और साइड लाइन पर जो उनकी अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मौजूदा हालात के तनाजुर में ये दौरा कितनी अहमियत का हाथ मिला है? देखें, दौरा तो बहुत अहम है और उसकी अहमियत के ऊपर अभी बात करते हैं। 2 मिनट में 2-4 चीज़ें बहुत ऐसी हैं जो अनहोनी हो रही हैं इस वक्त, जिनकी तवक्को नहीं थी और वो इस वक्त हो रही हैं, लेकिन और हुई हैं यहाँ पे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास है। लेकिन उससे पहले जो मुल्की सियासत के हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं, उनको आज उनकी ज़मानत हो गई और ये ज़मानत उनकी 1 माह से ज़्यादा अरसा, जिसमें उनके ऊपर मुकदमा बना था एक बगावत का, और वो मुकदमा जो है अब वो बगावत का भी बना था, शायद कोई और भी बना होगा उसके साथ, लेकिन उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो रिमार्क्स आए वो बड़े मेरा ख्याल से गौरतलब है कि जी बगावत का मुकदमा इस तरह तो बनना ही नहीं चाहिए। और जाहिर है कि रियासत जो है वो मतलब बाकी किस तरह से लोगों को मुकदमे बगावत के और ये जो इससे हटके जो फतवे भी जारी हो जाते हैं कुफर के और इसके, तो ये तो बड़ा अजीब सा मामला है। तो इसके ऊपर बारह अदालत ने एक कोई केस तो बनता ही नहीं था, तो या हो सकता है भी आगे जाके उसमें कोई और चीज़ें ऐसी आए जो किसी और पे मुकदमा जाए, लेकिन ये कि बहरहाल कोई उस अदालत को कोई शवाहिद नहीं मिले ऐसा और उस पर शहबाज गिल साहब जो है। लेकिन शहबाज गिल साहब की जो रिहाई है, वो रिहाई जो है उसमें एक बात तो अहम ये कि इमरान खान मुकम्मल तौर पे उनके साथ खड़े रहे, मुकम्मल हर कोई एक जलसा भी ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान गया। पार्टी के अंदर थोड़े से इख्तलाफात शुरू में थे कि जी शहबाज गिल साहब का कोई बयानी है उसके साथ खड़ा हुआ जाए कि खड़ा हुआ जाए। इमरान खान साहब ने अपना वजन जो है वो तमाम जो है शहबाज गिल साहब के पलड़े में डाला और हर जलसे में उन्होंने जिक्र किया, और फिर उनके लिए बात करते करते ही खुद इमरान खान साहब के ऊपर भी मुकदमे बन गए जब उन्होंने वो जो जज साहबा के बारे में बात की। तो अब तवक्को ये है कि गालिबन जो इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमे बने थे दहशतगर्दी का और बाकी सारे मामला, तो वो भी जो है वो किसी बखैर खूबी इमरान खान साहब के लिए जो है वो मामला हल हो जाएंगे। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ बाज़गश्त है मुख्तलिफ मुलाकातों की, जो कि जिनमें से कुछ मुलाकातें हुई हैं पिछले दिनों और कुछ अफवाहें हैं, कुछ हकीकतन हुई हैं मुलाकातें इमरान खान साहब की। और उन मुलाकातों में क्या डिस्कस हुआ है क्या नहीं डिस्कस हुआ उससे कतई नज़र जो है मामला जो है वो ज़रा उसमें एक ठहराव सा, हालांकि वो ठहराव हो सकता है कि आर्जी सा हो, लेकिन एक ठहराव सा उसमें नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब की जो उनका इंटरव्यू भी उन्होंने दिया कामरान खान साहब को, उसके बाद फिर आरिफ अलवी साहब जो कोशिश कर रहे हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी और सारे फ्री कैन बैठे हैं और ये सारा, तो उसके बाद आज इमरान खान साहब सुबह जो है वो मैंने कुछ लोगों से मरकजी रहनुमाओं से बात की PTI के, तो उनका ये था कि जी खान साहब जो है वो आज ऐलान कर देंगे तारीख का, लेकिन ये कि इस्लामाबाद की तारीख का उन्होंने ऐलान नहीं किया। इस्लामाबाद बल्कि माशी जो मीशत है उसके हवाले से उन्होंने बात की, जो वो पहले भी कह चुके हैं कि महंगाई के हवाले से और बाकी मेरी जो तहरीक का दूसरा जो हिस्सा है वो उस तरफ होगा। तो आज इमरान खान के लिए पॉलिटिकली और सियासी तौर पे और अदालत में इमरान खान साहब के लिए अच्छा दिन रहा, और उस हवाले से फिर वो अब आगे उनकी हिकमत अमली क्या है, ये मामला इलेक्शंस की तरफ कैसे वो लेके जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई खास पेशरफ नहीं हुई आज, लेकिन एक अच्छा दिन, प्लेजेंट दिन रहा उनके लिए। काफी लोग दूसरी पार्टियों से उन्होंने शमूलियत अख्तियार की है PTI के अंदर, तो ये भी इमरान खान साहब के लिए जो है ये अच्छी खबर थी। अब वो घेराव का ऐलान कब करते हैं,
लॉन्ग मार्च कब करते हैं क्या, वो अभी उस पर हम देखते हैं कि अगले एक आध दिन में या प्रोग्राम में आगे जाके उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि मैंने कल भी बात की थी कि इमरान खान साहब तो 17-18 तक मतलब फौरी तौर पे पहले एक पीटीआई के अंदर एक चंद लोगों का कहना था कि इस टेम्पो को नहीं तोड़ना चाहिए और ये इसको फौरी तौर पे हम जल्द ऐलान करें, लेकिन खान साहब भी इंक्लाइन थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं इसी महीने तारीख दूंगा, वो इसी महीने की होगी। आज उन्होंने दोबारा भी शायद आदा किया इस बात का, तो वो इसी महीने और ऐलान भी और इसी महीने, वो अब देखते हैं कि वो कब होता है और किस तरह से होता है। लेकिन दो तीन बातें करके फिर पाकिस्तान की सियासत वापस आते हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है, दो तीन बातें अहम हैं जो मैंने कहा ना कि जिसको जहन में रखना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि देखें ये शंघाई, इसका ज्योग्राफी देखें आप, मतलब रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, फिर ईरान है। ईरान ने आज वो मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशंस या जो भी उनकी एक कदम और आगे बढ़ गया, ईरान शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने जा। अब ज्योग्राफी देखें ना, वस्ती एशियाई रियासतें हैं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे मुल्क जो हैं, और काजाकिस्तान, ये सब हैं। तो दरमियान में, इन सारे मुल्कों के दरमियान में अगर आप जोग्राफिया में देखें तो आपको एक मुल्क नजर आता है जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दरमियान, लेकिन शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में अफगानिस्तान से कोई शरीक नहीं हुआ। एक तो ये बात बड़ी अहम है कि अफगानिस्तान से कोई शरीक नहीं हुआ। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि अमेरिका ने जो $7 अरब अफगानिस्तान के, पहली बात कोई शरीक नहीं हुआ, नंबर 1, ठीक है। और उन्होंने कहा वहां पर उज्बेकिस्तान के सदर ने और रशिया ने भी, चाइना ने भी, कि जो हालात हैं अभी अफगानिस्तान के, हम उसको देख रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि दोबारा वहां पे दहशतगर्द ग्रुप दोबारा जन्म लें और ये सारा। लेकिन इस दौरान एक और अहम वाकया हुआ है, और वाकया ये हुआ कि अफगानिस्तान के $7 अरब मुंजमद कर लिए थे अमेरिका ने। आपको पता है ना, जब तालिबान की हुकूमत आई रिलीज हो गए थे, और वो अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका था। अब जो पहली न्यूज है, जो राइटर्स को मैं कोट कर देता हूं कि $3.5 अरब जो हैं वो अफगानिस्तान के अमेरिका ने एक स्विट्जरलैंड के बेसल के अंदर बैंक है, तो उस बैनुल अक़वामी बैंक में शिफ्ट कर दिए 3.5 बिलियन, यानी 7 में से निस्फ। और अमेरिका ने कहा है कि जी इसको स्विट्जरलैंड के लोग और अफगानिस्तान के जो माहिरीन माशियात हैं वो इसको बैठ के तय करेंगे कि ये पैसा किस तरह से आगे जाएगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने इस मसले पे $3.5 अरब अफगानिस्तान की रिलीज कर दिए, ठीक है। यानी जो अब वो कौन सी कंडीशंस पे किए हैं, क्या किए हैं, वो अभी हमारे सामने बात नहीं आई, लेकिन हमें पता है कि वहां पे ग़िज़ा का मसला, हेल्थ का मसला, बहुत से इश्यूज अफगानिस्तान में, बहुत बड़ा एक ज़ाहिर केओस है वहाँ पे, लोगों को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो उसमें और ये अफगानिस्तान के पैसे थे, अमेरिका ने कहा था कि हमारे पैसे हमने तो दिए थे, तो हमने अपने पैसे मुंजमद, अब वो पैसे $3.5 अरब रिलीज कर देंगे अमेरिका ने। अच्छा, पहली बात तो ये बड़ी अहम है। दूसरी जो बात है जो मैं कह रहा हूँ कि दूसरी तो अफगानिस्तान की नुमाइंदगी नहीं थी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, और जाहिर है कि इस मरले पे वहां पे अगर उनके रहनुमा जाते हैं तो फिर वो शी जिनपिंग के साथ या पुतिन के साथ बाकी हजरात में थोड़ा सा, लेकिन अफगानिस्तान में इंटरेस्ट बिल्कुल मौजूद है। इसीलिए वहां पे जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि जी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हम समझते हैं कि इस वक्त हमें क्यों नहीं बुलाया गया। तो एक तो अफगानिस्तान वहां पे नहीं था। दूसरा जो एक मामला हुआ है वो ये हुआ है कि आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग जो है उसका सीज फायर हो गया। अच्छा, सीज फायर का ऐलान आर्मीनिया ने किया, ठीक है। आर्मीनिया ने कहा है कि जी सीज फायर हो गया, और सीज फायर हुआ है, और सीज फायर के नतीजे में उन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा और 100-150 जो भी हैं, निकोल पाशियान जो है उनके आर्मीनिया के वजीर आजम, उन्होंने कहा है कि जी सीज फायर हो गया। और लेकिन आर्मीनिया के जो वजीर आजम है, अच्छा आर्मीनिया की बात कर रहा हूं, यानी वो आर्मीनिया जो कि CSTO का मेंबर है जी, रशिया के साथ, वो आर्मीनिया जिसकी अजरबैजान से लड़ाई हुई, वो आर्मीनिया जो कि जिसके अंदर वो नेगोर्नो काराबाख का इलाका है, वहां आर्मीनियंस हैं, लेकिन वो दुनिया मानती, मतलब इंटरनेशनली वो आजर है।
आर्मीनिया के जो वजीर आजम है वो कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में आने से उनकी तरफ से माजरत कर ली। अच्छा, सही। अच्छा, अब ये बड़ी अच्छा, और उन्होंने कहा है कि मेरे मुल्क के हालात ऐसे हैं, हालांकि सीज़फायर हो गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दो ऐलान उन्होंने एक साथ किए हैं। पहले ऐलान तो ये रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये समझते हैं कि रशियन नेटो है, ये CSTO। तो आर्मीनिया के वजीर आजम ने कहा है कि जी मैं वहां पे नहीं जा रहा। अब वहां पे नहीं जा रहा तो 2-3 मुलाकातें उनकी बड़ी अहम होनी थी। एक तो यह कि उनकी मुलाकात वहां पे होती आज़रबाईजान के सदर के साथ, जो कि वहां पे मौजूद हैं समरकंद में। दूसरी उनकी मुलाकात होती फिर तैयब एर्दोगन से, जो अभी पहुंचे हैं, और जाहिर है कि टर्की जो है ऑब्जर्वर स्टेट है, बाकायदा मेंबर नहीं है SCO का। तो दो मुलाकातें उनकी, और तीसरी मुलाकात उनकी यकीनन प्यूटिन वहां पे होते, तो प्यूटिन की मौजूदगी में वो आज़रबाईजान और टर्की और तो मतलब एक तलखी जो है वो तुर्की और रशिया के दरमियान भी है, आज़रबाईजान। तो अच्छा, आज़रबाईजान ने सीज फायर के ऊपर कुछ नहीं कहा। मैंने आज़रबाईजान की मीडिया को देखा, उनसे बल्कि एक आध वहां पे जो मीडिया के मेरे दोस्त हैं उनसे मैंने बात भी की आज़रबाईजान में, तो आज़रबाईजान आर्मीनिया जंग को कवर किया हुआ है। तो मैंने फोन भी किया उनको, मैंने कहा जी आप ये बताएं कि आपके आज़रबाईजान में क्या है, सीज फायर हो गया? उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, ये आर्मीनिया वालों ने उधर से ऐलान किया सीज फायर का, तो हम अभी खामोश हैं, लेकिन हमारे मसले अपनी जगह हैं। तो हो सकता है कि ये CSO का कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद फिर लड़ाई शुरू हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई, ठीक है, कि उसमें दो मुल्कों की नुमाइंदगी नहीं है जिनकी तवक्को थी लोगों को, कि अफगानिस्तान को शायद तवक्को थी कि होना चाहिए था CSO में। फिर अफगानिस्तान की फंड्स रिलीज कर दी अमेरिका ने, इसी एक बड़ा स्टेप हुआ है। फिर यह है कि आर्मीनिया नहीं आया वहां, तीसरी बात ये होगी। चौथी बात ये होगी कि अभी तक तय नहीं हुआ इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो शी जिनपिंग की मुलाकात तय नहीं हुई। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात भी तय नहीं हुई। और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात, जो एक और बड़ा मेरे ख्याल से मामला है, वो ये है कि शी जिनपिंग और प्यूटिन की मुलाकात तो हो गई, यानी शी जिनपिंग चाइना के प्रीमियर और प्यूटिन, उनकी मुलाकात हो गई। और उस मुलाकात में जो वेस्टर्न मीडिया ने जो रिपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया वो ये कर रहा है, और इसी को जो है वो तास भी जो है वो भी रिपोर्ट कर रहा है, और बाकी जो अदारे हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी जो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कोट कर देते हैं कि हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, लेट्स से कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि हमारी 16वीं खबर, कि प्यूटिन alludes टू चाइना कंसर्न्स ओवर यूक्रेन वॉर, ठीक है। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि प्यूटिन टेल्स दैट ही अंडरस्टैंड्स चाइना कंसर्न ऑन वॉर इन यूक्रेन, यानी यूक्रेन के ऊपर जो चाइना का कंसर्न रहा है, यानी चाइना जो है वो बड़ी उसकी एक, चाइना और रशिया की कमाल की एक डिप्लोमेसी चल रही है कि चाइना है भी साथ रशिया के, और अमेरिका जब उनसे पूछता है कि तुम किधर खड़े हो, तो वो कहते हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं, मतलब हम रशिया यूक्रेन में नहीं है, हम यूक्रेन के फड्डे में नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ वो रशिया को सपोर्ट भी कर रहा है, रशिया को जाहिर है कि मिलिट्री वाइज तो नहीं कर रहा, लेकिन ऑयल खरीद रहा है, ताल्लुकात भी हैं। तो चाइना जो है वो अमेरिका के लिए एक बड़ा मसला ये बना हुआ है कि ये इनके ताल्लुकात कैसे हैं दोनों, तो दोनों मिले आपस में। और उसके बाद जनाब प्यूटिन साहब कहते हैं कि जी वो, मैंने शी जिनपिंग से कहा कि बिल्कुल आपके जो यूक्रेन के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वहाँ पे जंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और मैं उनको अच्छी तरह समझता हूँ, और बिल्कुल हम इसको ठीक कर लेंगे। तो ये मतलब ये बड़ी एक अजीबोगरीब सी बात है। अब इसको वेस्टर्न मीडिया, मैंने आपसे कहा ना कि उसको लेके वो घूमे जा रहा है। अच्छा, और राइटर्स के कह रहा है कि शी हैज कंसर्न्स, ये 14वीं खबर, शी हैज कंसर्न्स ओवर यूक्रेन रशिया प्यूटिन से। प्यूटिन खुद ही कह रहे हैं, माशाल्लाह, प्यूटिन खुद ही कह रहे हैं कि थोड़ी सी उनको है कंसर्न, लेकिन वो मैंने दूर, हाँ मतलब है कि खूब एक तमाशा बनाया हुआ पूरी दुनिया में, और दुनिया देख रही है, अच्छा जी क्या करें अब। अच्छा, तो दूसरी चीज, तीसरी जो बात है वो पाकिस्तान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान के हवाले से इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो मुलाकात हुई है व्लादिमीर पुतिन की शहबाज शरीफ साहब के साथ, उस मुलाकात में पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन डिस्कस हुई है। अच्छा, मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, अगर तास की हमारे पास रिपोर्ट हो तो हम तास को कोट कर देंगे, तास ने भी दी है ये खबर, लेकिन मैं NDTV को कोट कर देता हूँ, NDTV ने भी तास से खबर उठाई है।
और एनडीटीवी की 20वीं खबर है कि व्लादिमीर पुतिन टू पीएम शरीफ के पाइपलाइन सप्लाईज टू पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल हम उस पर आगे बढ़ने को तैयार हैं, और इसलिए हम आगे बढ़ने को तैयार हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों मुल्कों के दरमियान। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि वो पाकिस्तान को, अच्छा इसी को फिर ब्लूमबर्ग ने भी बाकी अखबारों ने, लेकिन मैं सिर्फ तास ने भी इसी खबर को रिपोर्ट किया है और बाकी भी जो मीडिया है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है कि वहां पे डॉक्टर साहब ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके यहीं से बात करते हैं आपसे। अच्छा अच्छा अब यहाँ पर पिक्चर जो है ना थोड़ी सी ये जो इमरान खान साहब के साथ बात हुई थी यूक्रेन के दौरे के हवाले से, ठीक है, उसमें और इस बातचीत में क्या फर्क है, अब जरा वक्फा लें फिर उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि ये खत्ते के बाद बराह रास्त असरअंदाज हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की। ठीक है सर, ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब की और रूसी सदर की मुलाकात और कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिन पर उनकी गुफ्तगू हुई, उस हवाले से बात कर रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए जो तास है, जो वहाँ की जाहिर है कि हमेशा तास को कोट करते हैं, रशिया की जो खबर रसा अदारा है, उन्होंने इसी खबर को अगर हम तास की को कोट करें तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को रशिया जो है वो गैस देने के लिए तैयार है और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात है, वो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मौजूद है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान, अच्छा वही कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और अफगानिस्तान के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए और उसके बाद जो है वो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये चलना शुरू हो जाएंगे अपनी जगह से। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है और वो ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकातें अभी तक मैंने आपसे बताया, जैसे शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात क्या बायलेटरल वन ऑन वन मुलाकात प्रीमियर शी से होती है, ये अभी देखना है। हाँ। आज उनकी मुलाकात तकरीबन तमाम रहनुमाओं से हो गई, यानी इब्राहिम रईसी से भी हो गई, जो उज़्बेकिस्तान के बेलारूस से जो प्रेसिडेंट आए होते उनसे हो गई, उज़्बेक सदर से भी हो गई, बाकी लोगों से भी हो गई। लेकिन दो मुलाकातें जो हैं वो अभी तक शहबाज शरीफ साहब की बायलेटरल मुलाकातें, वो देखना है कि क्या वो प्रीमियर शी से होती है, और दूसरा ये देखना है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी से हैंडशेक होता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी देखना है कि उनकी भी प्रीमियर शी से होती है मुलाकात, या उनकी जो मुलाकात है वो क्योंकि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो चाइना का है बेसिकली, तो चाइना का ये ब्लॉक है ना, तो अगर उसमें इंडिया मेंबर है और पाकिस्तान मेंबर है तो यकीनन मुलाकातें तो होंगी। फिर इब्राहिम रईसी से भी होगी। इब्राहिम रईसी, ईरान देखें उनका ऑब्जर्वर स्टेटस ईरान को मिल गया है और आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरेबिया भी आगे आ रहा है, कतर भी आगे आ रहा है, इजिप्ट भी आगे आ रहा है। ये ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक बनने जा रहा है एससीओ। और इसी दौरान जो है ये किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की लड़ाइयाँ, देखिए अफगानिस्तान जो है ना, और अफगानिस्तान में मैं आपको अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि अफगानिस्तान में 150 जो ये वस्ती एशिया और ये कॉकसस और ये जो पूरा इलाके हैं, इसमें ईरान को भी लें, इसमें पाकिस्तान को भी लें, इसमें बड़े 150 के करीब कौमियतें ऐसी हैं जिनकी रूट्स आपको अफगानिस्तान में मिलती हैं, यानी रूट्स मिलती हैं या वहां की रूट्स वहां हैं और वो ज़ुबानें या कल्चर या यहाँ पे अफगानिस्तान में आपको उनका सुराग मिलता है उन कौमियतों का। तो अफगानिस्तान एक बड़ा उसका एक अहम रोल है दरमियान में जी। अब यहाँ पे ईरान का शामिल हो जाना और ईरान का शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आना, और साथ ही जो है वो चाइना का ये कहना पाकिस्तान के साथ मिलके कि जी हम जो सीपैक है उसको अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करना चाहते हैं और उसी को एक्सटेंड करना चाहते हैं ईरान में भी जी। अब यहाँ पर इशू ये है कि जो नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर है जो कि ईरान और फिर अफगानिस्तान और फिर चाबहार और फिर इंडिया तक जाता है, उसका फ्यूचर क्या है, क्या उसके ऊपर बात होगी या नहीं होगी, क्योंकि अम्ब्रेला जो है वो तो है चाइना की, ठीक है ना। असल जो रीजन के अंदर जो डोमिनेटिंग फोर्स है वो है चाइना। चाइना जो है क्या वो अच्छा
फिर मैं उस बात के ऊपर बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता कि वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और प्रीमियर शी हैं, इंडिया जाने और चाइना जाने, लेकिन मैं बीइंग अ ऑब्जर्वर आपको ये बिल्कुल बात, ये इससे कतई नजर के पाकिस्तान और इंडिया का मामला है या मैं पाकिस्तान से हूं, ये मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूं कि जो इंडियन लीडरशिप है वो अपने लोगों को सही नहीं बता रही। ठीक है, वो सही नहीं बता रही, और वो सही नहीं बता रही कि वहां पे डिसएंगेजमेंट भी गलत हो रही है, वहां पे डी एस्केलेशन नहीं हो रही, और वहां पर जो है वो, चाहे वो गोगरा का इलाका हो, हॉट स्प्रिंग का इलाका हो, डेमचौक का, वो जितने भी इलाके हैं वो वहां पे बफर जोन्स बन गए हैं। बफर जोन्स बने हैं इंडिया के की जमीन, जो इंडिया के पास जमीन थी वहां पर बफर जोन बना है, चाइना की जमीन पे, वहां इंडिया बफर जोन में, जहां पर, यानी आप यूं समझेंगे 2020 के शुरू तक इंडियन आर्मी जहां जाती थी पेट्रोलिंग के लिए वहां नहीं जा पाती, वो बफर जोन है। चाइना जहां 2020 में जाता था, चाइना की आर्मी, आज भी चाइना वहां उनकी आर्मी जा रही है। ये बफर जोन इंडिया के इलाके में बन गए हैं, और इसको कैसे इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट लेते हैं या इंडिया के जो पॉलिसी प्लानर्स हैं इसको कैसे लेते हैं? इंडिया की जमीन निकल गई हाथ से। इंडिया इसको, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे, यानी जब वो बात करने जा रहे हैं उनसे, प्रीमियर शी से, तो और या वो ब्रिक्स में मिलते हैं या वो आरआईसी में मिलते हैं या वो बाकी और किसी फोरम पे मिलते हैं, तो सबसे पहले तो ये इशू है कि डिसएंगेजमेंट आप करें तो आप उस जगह तो जाए ना जो कि स्टेटस को एंटाई, जो आप 2020 से पहले की जगह पे, वो इंडिया बात नहीं कर रहा, वो बहुत आगे आ जाती है, उनकी आ चुकी है चाइना की। और ये जो इसको जो है ना वो मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में, और मेरा ख्याल है, क्योंकि मेरी जहां तक चाइना को हम समझते हैं और चाइना के लोगों से थोड़ा बहुत रहा, वो इसके ऊपर कभी भी, यानी प्रीमियर शी इसके ऊपर कभी जो है वो, इसके ऊपर जो उनका 5 फिंगर्स और ये मुट्ठी वाली पॉलिसी है, इससे वो कभी भी नहीं हटेंगे पीछे, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो ये इलाके हों सारे तिब्बत वाले। और मुझे नहीं पता कि कल दलाई लामा को कुछ हो जाए, आज रात को दलाई लामा को कुछ हो जाए, तो इंडिया चाइना की रिलेशनशिप कहाँ होगी? तो ये जो, और खास तौर पे जब ये, अगर इसको डिस एंगेजमेंट को वो कह रहे हैं, इसको डिसएंगेजमेंट समझते हैं कि जी हमारे ही इलाके से वो थोड़ा सा पीछे हो गए और एक बफर जोन बना दिया, यानी वो पीछे हो गए, मैंने कहा इधर मत आना, तो और पीछे हो जाओ, तो ये और पीछे हो जाते हैं अपने ही इलाके में। तो उसके नतीजे में ये पेंगोंग सू पे और तमाम इलाकों पे यही सूरत हाल है। अच्छा, अब उसमें इशू ये है कि इसमें जाहिर है कि एक ऐसा इशू है जो कि सेंसिटिव इशू है, और अब इस पे प्रीमियर शी से कैसे बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि ये मामला तो कोर कमांडर्स लेवल पे या बाकी लेवल्स पे हल होने वाला है, वहां तो इस्माइल के साथ ही बात करेंगे। लेकिन उस इस्माइल के बाद अगला जो मरहला है, वापस आते हैं तो दुखलाम पे हुआ था, वापस आए, फिर उसके बाद कुछ हो गया, फिर वापस आए, फिर कुछ हो गया। तो ये मुलाकात एक सेंसिटिव मुलाकात है, और यहां पर देखें दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत है, दोनों मुल्कों के दरमियान इकोनॉमी है, दोनों मुल्कों में ट्रेड चल रही है। तो उसके ऊपर चाइना ये कहता है कि जी आप जमीन से हट के बाकी मामला पे बात करें, और इसी तरह गालिबन इंडिया भी चला गया कि वो उससे हट के वो दूसरे मामला पे बात करता है। लेकिन मसला ये है कि ये एक ऐसा इशू ऑफ नेशनल प्राइड होता है ना कि चाइना आपके श्रीलंका में भी, श्रीलंका में चाइना क्यों आके बैठा है मुझे बताए ना। श्रीलंका में वो बैठे आके, तो वो हम्बनटोटा पोर्ट लिए उन्होंने, और वहां पर उनका वेसल आया था पिछले दिनों, तो वो किसके लिए मसला था? वो इसीलिए मसला, वो तो वो साउथ ऑफ इंडिया के लिए प्रॉब्लम थी। तो इंडिया अपनी ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इसको मेरा ख्याल है, और कंटेनमेंट इंडिया की मैंने पहले भी बात की थी कि इंडिया कंटेन हो चुका है, वो माने या ना माने। अब इससे कैसे आगे निकलते हैं, कैसे वो क्वाड कहां पे आएगा, कहां पे दूसरे मुल्क आएंगे और डिफेंस में, तो ये देखना है अभी। लेकिन ये जो उसके साथ साथ जो मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान के अंदर, देखिए पाकिस्तान में इमरान खान साहब इस मामले को किस तरह इलेक्शंस की तरफ लेके जाते हैं। असल बात यह है कि इलेक्शंस की तरफ, क्योंकि हालात जो हैं, अब वो गिले शिकवे शिकायतें इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनकी नाराजगियां, बर्फ पिघल रही है, कोई मामला भी ठीक हो रहे हैं, बात आगे भी बढ़ रही है, इलेक्शंस होना चाहिए। अच्छा, हुकूमत जो है उसने ये देखना है, जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, क्योंकि वापस आएंगे तो उनकी जब वो अमेरिका वहां पे जाएंगे, न्यूयॉर्क, अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए, तो जाहिर है कि, और उससे पहले लंदन रुकेंगे, और लंदन में बहुत से रहनुमा और आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है कोई बायलेटरल मीटिंग्स नहीं होंगी, लेकिन उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से होगी।
और मुल्क में जो अहम इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब से डिस्कस भी करेंगे और हदायत भी लेंगे 18 तारीख को यकीनन। और ये भी डिसाइड करेंगे कि आने वाले दिनों में जो अहम फैसले करने हैं उसके बारे में नवाज शरीफ साहब की क्या राय है। हुकूमत के इत्तेहादी बेचैन हो रहे हैं। आज एमक्यूएम की तरफ से, क्योंकि कराची में एमक्यूएम के जो लापता कारकुन है, काफी अरसे से लापता कारकुन, उनकी लाशें मिलना शुरू हुई। अब ये है कि ये तो एक बड़ा बदकिस्मत इशू है जिसको किसी न किसी सतह पे हमारी रियासत ने देखना है कि भाई ये क्या है, ये क्या तरीका है। मतलब अचानक वो लोग गायब हैं। और तो आज एमक्यूएम ने ये कहा है कि जी हम वजारतें नहीं छोड़ेंगे, हम हुकूमत छोड़ देंगे। आज जो सुबह मुलाकात हुई है एमक्यूएम की डेलीगेशन की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है उनके रवाना होने से पहले, तो वो मुलाकात बड़ी यानी बड़े बिटर नोट के ऊपर वो मुलाकात हुई है एमक्यूएम की कि जी हम वजारतें नहीं छोड़ेंगे, हम हुकूमत छोड़ देंगे अगर हमारे मसाइल हल नहीं हुए। तो अब इसके ऊपर दूसरे इत्तेहादी भी, बाप पार्टी भी यही मैसेज दे रही है। फिर ये है कि यहाँ पर जो गवर्नर जी नहीं लगे सूबों के, यहाँ पर मरीम नवाज साहबा से सवाल हुआ कि जी इतनी बड़ी कैबिनेट बनी है, तो उन्होंने कहा मैं बहुत सारी फैसला साजी में साथ नहीं हूँ। अब मसला ये कि इसकी जो ओनरशिप है ना, ये जो पूरा ये एक बहुत बड़ा सा तामझाम इकट्ठा हो गया है जिसमें जिसकी कोई मईशत की देखें माशी पॉलिसी बहुत यानी कोई, और आज मरीम नवाज साहबा ने भी कहा कि जी कोई 1-2 दिन में ठीक नहीं होगा, इसको ठीक होने में सालों लगेंगे। तो अगर कई साल लगेंगे तो एक डायरेक्शन तो बनना जरूरी है। बल्कि उन्होंने और एक बात की, उन्होंने कहा जी इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के नतीजे में स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो वो फिर इसमें एक पॉलिसी बनाएगी पूरी। तो इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के बाद फिर स्टेबल गवर्नमेंट आके ठीक करेगी। तो ये गवर्नमेंट फिर क्या कर रही है, अगर ये गवर्नमेंट है तो फिर ये क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। तो मतलब एक ऐसा जो है ना, एक लावारिस सा वो है सिस्टम जिसका कोई उसको कोई गोद उठाने को, उसको कोई अपना कोई शनाख्त देने को तैयार नहीं है। सब हैं मगर वो क्यों हैं, क्या हैं, कब तक हैं, कैसे हैं, वो कंफ्यूजन है। और दरमियान में इमरान खान साहब आके अपनी बातें मनवा के चले जाते हैं। मतलब देखिए ना, वो अभी भी वो आज मरीम नवाज साहबा ने कहा कि इनके कोच इनके साथ नहीं होंगे, तो जब कोच नहीं होंगे इनके साथ तो फिर हम इनको सॉर्ट आउट करना हमारे लिए मसला नहीं होगा। अच्छा फर्ज करें अगर कोच साथ हैं, फर्ज करें इस बात को हम ले लेंगे, अगर कोच साथ हैं जैसे मरीम नवाज साहबा ने कहा, तो फिर तो इमरान खान सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। तो फिर क्या करना है, मतलब ये जो सेटअप है फिर ये क्यों है। मैं कहता हूँ ना कि या तो इमरान खान सॉर्ट आउट हो, वो भी नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं जब तक वो साथ हैं वो नहीं ये होंगे। सेटअप तो कहा जा रहा था कि जरदारी साहब की ख्वाहिश पे और शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पे ये सेटअप बना, लेकिन इस वक्त चूंकि जरदारी साहब भी हमें मंजर आम पे नजर नहीं आते, ना ही इसकी जिम्मेदारी लेते हुए नजर आते हैं, ये सारा मलबा तो कहीं ना कहीं जाके शहबाज शरीफ साहब पे गिरेगा क्योंकि मरियम नवाज साहिबा के भी जरदारी साहब नेट गेनर इस पूरे खेल के जरदारी साहब नेट गेनर। बिल्कुल यानी देखिए ये जब यानी जरदारी साहब खामोशी के साथ उन्होंने बिलावल जा रहे हैं, अभी बिलावल नहीं है ये एससीओ समिट में, आगे जब ये शहबाज शरीफ साहब निकलेंगे अमेरिका के लिए तो बिलावल साहब वहां पर अमेरिका पहुंचे होंगे, उनकी मुलाकात तय हो गई है ब्लिंकन के साथ, इनकी बाइडेन से तय नहीं हुई अभी तक, ठीक है ना। ये बाइडेन के डिनर वगैरह पे जो होंगे तो बिलावल भी होंगे, लेकिन बिलावल के अलग से जो है वो 1-on-1 तय होगी ये सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ। तो उनका वो अलग काम हो रहा है और नेट इसमें जो गेम की है वो की है जरदारी साहब ने। लेकिन अब वो मरहला आ गया है कि जब इलेक्शन को देखें, जरदारी साहब वो 2013 और 2018 में तो ये तय था कि सिंध जरदारी साहब के तो ओके था पार्टी। 2013 वाला जो इलेक्शन था उससे पहले जरदारी साहब को था कि कहीं ये, लेकिन बहरहाल वो जैसे तैसे करके गवर्नमेंट। अब ये जो सारा सेटअप है ना, यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी कि अगर ये सेटअप डिसॉल्व हुआ तो सिंध डिसॉल्व हुआ तो फिर इलेक्शन में क्या होगा। मतलब यहां वो एक पॉइंट ऑफ जो एक अनसर्टेनिटी है ना, वो मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब में है लेकिन जरदारी साहब के लिए सिंध में है। और अभी तक तो आपको बताया बिल्कुल लगता है कि पीपल्स पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद एक होता है ना कि वो एक अनइजीनेस, मतलब जरदारी साहब के लिए बहुत अच्छा था कि पार्लियामेंट इसी तरह चलती, 1 साल आगे निकल जाती, 2 साल आगे जैसे तैसे करके उनकी वो सको, लेकिन वो चूंकि बीच में डिस्ट्रप्शन आ रही है, यानी अभी डिस्ट्रप्शन जो है इस पर खुद मरीम नवाज साहब ने आज बात की ना कि इलेक्शंस के बाद एक मुस्तहकम हुकूमत आएगी तो वो फिर पॉलिसियां तय करेगी और ये 1-2 दिन का काम तो नहीं है। मईशत को ठीक करना बात ठीक भी है कि 1-2 दिन का काम तो नहीं है। अब सवाल ये है कि वो फिर
मुस्तहकम हुकूमत कब आएगी, और फिर वो आएगी तो अच्छा उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर साहब तब तक जो मईशत को नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? तो फिर ये हुकूमत क्या कर रही है जी? जो इस वक्त मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, अब अगली हुकूमत जब भी आती है अपने वक्त पे अगर इंतखाबात भी होते हैं तो फिर उस मईशत की खराबी के जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इस वक्त तो कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है इस सेटअप की। मेरा तो ख्याल है कि बहुत ज्यादा वक्त गुजर चुका है। मईशत तो एक मतलब एक ऐसे थोड़ी कि अचानक आपने टैक्स रिफॉर्म्स करने हैं, आपने कोई प्राइवेटाइजेशन आपने करनी है, आपने कोई मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जाना है, आपने मुख्तलिफ मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को, तिजारत को, ये ट्रेड रूट्स आपके, ये आपके बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे दुनिया में। क्लाइमेट एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें आपके और सर जो सैलाब के बाद खुराक की जरूरतों में कमी, बात ही कोई नहीं की अभी तक। अभी उन तक कोई हमारा राब्ता ही कुछ नहीं हुआ। बिजली के बिल बढ़ा बढ़ा के, गैस के बिल बढ़ा बढ़ा के लोगों को जान से मार देना है, और ये खराब से खराबतर हालात करके अगर ये हुकूमत डिसाइड करती है इलेक्शन में जाना, तो ये तो फिर अगले, मुझे नहीं पता कि कैसे फिर उसके बाद कैसे, मतलब देखिए जमातें हैं, इनकी भी कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो अभी तक सामने नहीं आ रही। इशू ये है कि वो इलेक्शन कभी तो होगा ना भाई। बात ये है कि इमरान खान कह रहे हैं मार्च से आगे नहीं जाना चाहिए। अच्छा मार्च फरवरी में हो, फरवरी में हो तो मार्च में इलेक्शन कभी ना कभी तो होना है ना इस मुल्क में। दूसरा, क्योंकि इलेक्शन ये तो नहीं चल पा रहा सारा सेटअप अभी, इतनी गैर यकीनी में कैसे चलेगा। और आज मरीम साहब ने बड़ी जेन्युइन उन्होंने बात की है कि अच्छा वही उन्होंने कहा कि भाई मुस्तहकम हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद तो वो तय करेगी बहुत सारे मसले, और ये मईशत तो एक दो दिन का नहीं है, और मैं पॉलिसी साजी में नहीं हूँ। इशू ये है सारा कि लेकिन हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून की है, तो इसका जो सारा बर्डन है वो नून पे जा रहा है। अच्छा फैसला साजी इमरान खान का, ड्राइविंग सीट पे इमरान खान है। अच्छा अब उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कोच साथ हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोच साथ छोड़ दें नहीं, कोच, अब वो कोच का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। तो अब कोच अगर साथ रहेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर हुकूमत क्यों है? ये मैंने आपसे कहा ना कि मजबूत फैसले करने का ये टाइम आ गया। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे। ये भी रिपीट कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब इस बात को ज़हन में लेके गए हैं एससीओ की कॉन्फ्रेंस में, और इसी को लेके वो लंदन जाएंगे और फिर अमेरिका जाएंगे, वापस आएंगे कि पीछे जो एक पॉलिटिकल सेटअप है वो सेटअप मुस्तहकम नहीं है, और उस सेटअप को जो डिक्टेट कर रहा है वो इमरान खान कर रहा है, और हम पैसिवली रिएक्शन के तौर पे बयान भी देते हैं, बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अब क्या करना है, ये बात वो यकीनन नवाज शरीफ साहब से बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज खातून जज को धमकी देने के मुकदमे में जो अदालत में रिमार्क्स दिए हैं इमरान खान साहब के हवाले से, उन्होंने कहा कि अदालत की जानिब से कहा गया कि तकरीर नामुनासिब जरूर है लेकिन दहशतगर्दी के दफात इस पर कैसे लग रहे हैं। फिर शहबाज गिल साहब की आज रिहाई, क्या समझ रहे हैं कि क्या हालात इस वक्त पीटीआई के फेवर में है? नहीं, इस वक्त तो पीटीआई के फेवर में है, लेकिन वो पाकिस्तान में हालात जो है वो तो अब क्या बात की जाए, तो पता ही कुछ नहीं चलता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसमें एक बात तो ये हुई है कि शहबाज गिल साहब जो है वो अडियाला से रिहाई के बाद वो चले गए सीधा लाहौर मोटरवे से, वो इस्लामाबाद नहीं आए, और उन्होंने इज्तिनाब किया है तमाम जो पीटीआई की या सियासी लोगों से उन्होंने मुलाकात से इज्तिनाब की है, और वो लाहौर चले गए, और चंद रोज उनकी तरफ से कहा गया है कि वो अपने अहले खाना के साथ रहेंगे और सियासी सरगर्मियों से दूर रहेंगे, सियासत के ऊपर बातचीत वगैरह वो नहीं करेंगे। जाहिर है कि एग्जॉस्ट हुए हैं, जो भी कुछ हुआ है, मसले मसाइल जिनसे वो गुजरे हैं, उन्होंने ये कहा है कि कुछ अरसे वो सियासत से अलग रहेंगे और वो अपने फैमिली के साथ रहेंगे। यकीन खान साहब से बाकी लोगों से उनकी फोन वगैरह में बात हो गई होगी, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई, वो सीधा मोटरवे से उन्होंने कहा कि एक ब्रेक लिया है। अच्छा, यहाँ जो इशू है ना, देखें इशू ये है कि जो मतलब इसको ये मुस्तहकम हुकूमत क्यों नहीं है। पहली बात तो मुस्तहकम हुकूमत इसलिए नहीं है कि जो अक्सरियती पार्टी है वो बाहर है। पहली बात, अक्सरियती पार्टी बाहर है। अक्सरियती पार्टी जो है उसके इस्तीफे पे मंजूर नहीं हुए,
यानी वो अजीब एक घूमघूम का, ये मुझे नहीं पता कि ये इन दिनों की तारीख कैसे लिखी जाएगी। मतलब उनके इस्तीफे भी मंजूर नहीं है, वो हैं भी और वो बाहर हैं और पार्लियामेंट में हैं भी नहीं वो। और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने जिमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया अक्टूबर को, अक्टूबर में मेरे ख्याल से अक्टूबर के पहले अशरे में गालिबन। अब वो जो जिमनी, ये वो जिमनी इलेक्शन है जो पोस्टपोन हो गए थे पहले, जो 25 तारीख को होने थे, अब अक्टूबर में ऐलान हो गए। तो अक्टूबर में अगर ऐलान हो गया है तो फिर अक्टूबर में क्या इमरान खान ही लड़ेंगे? और इमरान खान ही लड़ेंगे तो इमरान खान तो जीतेंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन ने वो मेरे ख्याल से 11 या 12 अक्टूबर या 9 अक्टूबर जो भी तारीख है उनकी, उन्होंने ऐलान कर दिए। तो क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो तकरीबन ना सिर्फ ये कि सैलाब की वजह से खत्म हो गई हैं, सैलाब की वजह से तो चले अच्छा है कि मतलब लोगों का ध्यान जरा उधर गया, उस तरफ चला गया, लेकिन इशू ये है कि अगर ये सैलाब के असरात खत्म भी होते हैं जी, के बाद भी इलेक्शन तो होना है। तो इलेक्शन में इमरान खान तो सुबह इलेक्शन हो, जो सुबह के लिए तैयार है, वो तो हर मतलब आप कहेंगे रात को तो सारे लोग निकल आए सड़कों पे और जाके वोट डालें। इशू ये है कि जो हुकूमत में और उसकी शामिल जमातें हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। मतलब वो ये कहना कि जी हम गैर मकबूल हो गए हैं, हमारा वोट खत्म हो गया, हमारा वो तो सारा सही है, लेकिन मसला ये है कि ये सियासी जमातें हैं। इलेक्शन अगर होगा तो इमरान खान किसी से लड़ेंगे ना इलेक्शन, तो किससे लड़ेंगे? मतलब ये सवाल है ना। ये 13 जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, वो फिर वो तो और अदम इस्तेकाम होगा। मतलब उधर उसकी सीट है, उधर वो जीत गया, उधर वो जीत गया, मतलब 13 मिलके इकट्ठे लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे। स्ट्रेटेजी उनकी क्या है, किस तरह से? तो ये एक, मैंने आपसे कहा ना कि एक पॉलिटिकल जो है ना, एक बहुत अजीब सी सूरत हाल है पाक। ये अब आने वाले दिनों में फैसले जो होने, जो फवाद चौधरी साहब ने मुझे उस दिन कहा कि हम एक सोचिए कि पार्लियामेंट में वापस चले जाएं और वापस जाके फैसला साजी में हिस्सा लें, ये वो बात है गालिबन जो कोशिश हो रही है आरिफ अलवी साहब की तरफ से, वो भी यही कोशिश हो रही है कि वापस चले जाएं। लेकिन वापस चले जाएं तो इमरान खान कहते हैं कि वापस तो जाके असेंबली डिसॉल्व, मैं कोई जाके अंदर बैठने के लिए तो नहीं भेजूंगा लोगों को, इमरान खान ये कह रहे हैं। तो अंदर जाएं और जाके जो है वो केयरटेकर करें, या ये कि वो जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि 4-5 लोगों से हमारा राब्ता है, जाके वहां पे इत्तेहादियों वगैरह लेकिन हुकूमत गिरा दें और मैं वापस आ जाऊं बतौर वजीर आजम इसी असेंबली से। ये भी एक फार्मूला चल रहा है, ये भी एक फार्मूला चल रहा है कि मैं इसी असेंबली से वापस इलेक्ट हो जाऊं। मसला ये सारा कि ये ज्यादा अरसे इस तरह से इतना अदम इस्तेकाम चल नहीं सकता, और उसमें जो है वो उस अदम इस्तेकाम को दूर करना। देखिए ना, अब मईशत की बात हो रही है। आज बात एक अच्छी बताई गई कि पाकिस्तान में गंदम का कोई बहरान पैदा होने का खतरा नहीं है, गंदम वाकई मिकदार में मौजूद है, और ये बीमारियां और ये बाकी चीजों पे अल्लाह करे हम लोग काबू पा लें, डेंगू वगैरह के ऊपर। लेकिन इशू ये है कि एक अदम इस्तेकाम तो है ना, मतलब जो है उनको पता ही नहीं कब तक है। तो ये इसको कैसे दूर करना है, कैसे इसको इलेक्शन की तरफ कैसे जाना है, मुल्क में आगे कैसे बढ़ना है, मईशत आगे कैसे बढ़ेगी, कब बैठेंगे, कैसे बैठेंगे इलेक्शंस में, कैसे कब जाएंगे, तो वो अब ये मेरा ख्याल है कि ये सितंबर के अंदर ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जाहिर है हतमी फैसला 18 तारीख को नवाज शरीफ साहब ही करेंगे। अब एक तो खबर देखें ना, मरियम साहबा के लिए अच्छी ये आई कि वो बेंच तो बना कम से कम, चले उन्होंने 27-28 की कोई कॉल दी है, वो बेंच तो बना। लाहौर हाई कोर्ट का नोटिस तो जारी हुई, से पहले बेंच ही नहीं बनता था वो पासपोर्ट के हवाले से, वो बेंच बना। वो भी अब जनाब महीने के आखिर तक कहीं जाके वो नोटिस वगैरह हुए उस पर। तो ये अच्छा, नवाज शरीफ साहब की वापसी, इसहाक डार साहब की वापसी कब होगी, क्या होगी, तो ये सारा का सारा मेरा ख्याल है धुन जो है वो छटने में अभी कुछ ज्यादा नहीं, कम ही दिन लगेंगे। पहली बात तो ये कि इमरान खान क्या ऐलान करते हैं इस्लामाबाद का, नहीं करते, अहम तयनाती के हवाले से क्या फैसला करते हैं नवाज शरीफ साहब, उनका फैसला क्या होता है, क्या वही फैसला होता है जो शाहिद खान अब्बासी साहब कह गए या ख्वाजा आसिफ कह गए कि एक्सटेंशन के हवाले से उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर दी, क्या वही फैसला होगा, क्या नवाज शरीफ कुछ और करेंगे फैसला, इमरान खान जो है उन्होंने जो बात की है उसके ऊपर वो अमल दरामद होगा नहीं होगा, ये अगले चंद दिनों के अंदर, और इमरान खान साहब ने इसी महीने कॉल देनी है। सर बहुत शुक्रिया। क्योंकि 15 दिन गुजर गए, चंद दिन रह गए, तो देखते हैं कि इन दिनों में
ये फैसला कौन देने सितंबर के, इसी में सारा कुछ हो रहा है। जाहिर है इससे ज्यादा तो हम अदम इस्तेकाम रियासत पहले बहुत बर्दाश्त कर चुकी है, और इस्तेकाम क्या बर्दाश्त। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।